गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोसाइंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे जो पेंडिंग क्वेश्चन था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हम कल फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे जिसमें हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता क्या है। नॉर्मली जो एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था और हमने उसके सारे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है राइट द फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी का मतलब होता है जो काम है, जो भी हमने सिस्टम पढ़े हैं, ऑर्गन्स पढ़े हैं, उसके अंदर वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या क्या फंक्शन करते हैं, किसका कब क्या काम होता है, तो उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो रेस्पिरेशन की क्या फिजियोलॉजी होगी, तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। एक नेचुरल प्रोसेस होती है किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमंस के अंदर। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल मतलब निकाल देते हैं थ्रू द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये क्या होती है, इसके अंदर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। प्योरीफिकेशन का मतलब होता है O2 दे देना और CO2 को ले लेना, क्योंकि O2 जिस ब्लड के पास होते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योरीफाइड ब्लड बोला जाता है। जिसके पास CO2 होती है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। These are many organs, मतलब ये क्या होता है, there are many organs take part in the respiration process such as nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and the lungs। ये सारे organs होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्लीट रेस्पिरेशन सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जिसके अंदर क्या होता है, सभी बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है किसकी फॉर्म में बाहर निकालते हैं, CO2 की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। और फिजियोलॉजी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी जो एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते हैं। इंस्पायरेशन में हम सिर्फ ब्रीथ लेते हैं, तो लेते हैं तो कब, कहाँ से, किस ऑर्गन से वो ब्रीथ शुरू होगी और कहाँ तक हम उसे कंप्लीट करते हैं। और एक्सपायरेशन के अंदर चीज़ें आती हैं कि हमने कहाँ से प्रोसेस शुरू की है, यानी कि जो पीछे वाली प्रोसेस है कहाँ से शुरू की है और कहाँ तक वो आगे होगी। तो इंस्पायरेशन देखते हैं कि सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं, अब तुम्हें नॉर्मली पता है कि सांस लेते हैं तो किसके थ्रू लेते हैं, हम कौन से सिस्टम के थ्रू या फिर कौन से ऑर्गन के थ्रू लेते हैं। इन्वायरमेंट से जो यूनिवर्सली हमें रेस्पिरेशन करनी होती है वो करनी होती है हमें हमारे नोज से। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें हम अपने नाक से सांस नहीं ले पाते ड्यू टू कॉमन कोल्ड, जिसमें हमारी ब्लॉकेज हो जाती है नाक की, जिस वजह से हमें क्या लेना पड़ता है, हमारे माउथ से रेस्पिरेशन लेना पड़ता है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, हम ट्रैकिया से भी लेते हैं। ट्रैकिया से इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं, कुछ एक्सीडेंटल केस या फिर इंजरी हो जाते हैं जिसमें कोई भी इंडिविजुअल नाक से सांस ना ले पाए या फिर मुंह से सांस ना ले पाए, तो डायरेक्ट एक होल बना दिया जाता है ट्रैकिया के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियोस्टमी बोलते हैं, ताकि वो इंडिविजुअल अच्छे से ईजिली ब्रीथ कर पाए। तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी है वो दो तरीकों से, दो ऑर्गन से रेस्पिरेशन शुरू करती है, नाक से और मुंह से। यूनिवर्सली किससे करते हैं, हम नाक से करते हैं। तो नाक सबसे पहले जो मेन वे होता है रेस्पिरेशन का, शुरुआत का एक जो वे होता है उसको हम बोलते हैं जो नाक होता है। और जो सेकेंडरी इमरजेंसी वे बोला जाता है वो होता है हमारा मुंह, यानी कि हमारा माउथ होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, O2 को एंटर करवाते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। और डायफ्राम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। डायफ्राम हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, होलो कैविटी होती है जो क्या करती है, हमारी थोरैक्स कैविटी और हमारी एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है। तो फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं, O2 मूवमेंट टू ऑल लोब्स बाय द एल्वियोलाई थ्रू द ब्रोंक्यूल्स बिकम इक्वल प्रेशर बिटवीन द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स। ये क्या करते हैं, O2 मूवमेंट जब होती है लंग्स के लोब्स के अंदर जाती हैं, लेकिन किसके थ्रू, एल्वियोलाई के। मैंने पढ़ाया था कि ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो स्पेसिफिक जो गैस का एक्सचेंज होता है वो वहाँ होता है ताकि इक्वल जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। When we breathe, then chest cavity pressure low from the environment pressure। जब भी हम कभी भी सांस लेते हैं, तो जब भी सांस को हम लेते हैं तो उससे हमारी चेस्ट कैविटी के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। जो कहाँ से लेते हैं, हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। लो एयर प्रेशर इन विच एयर इज फ्लो, हाई प्रेशर इन विच हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सो आवर लंग्स आर फंक्शन सेम एयर लो। मतलब नॉर्मल तुम ये छोड़ो, इसमें क्या होता है, जब हम इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ लेते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर तो हमें पता है कि 21% क्या होती है, एक वैल्यू होती है ऑक्सीजन की, जो हमने
ये लगाओ तुम 100% तुमने ली, 100 में से जो 21% इन्वायरमेंट से मिलती है वो तुमने ली, कंप्लीट 21% तुम लेते हो। तो जब तुमने वो चीज़ इनहेल की तो उस टाइम पे हाई प्रेशर हो जाता है एयर का, किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। और किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उस टाइम पे, O2 की वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम उसी चीज़ को बाहर निकालते हैं तो उसी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इसका मतलब हाई प्रेशर से लो की तरफ जाते हैं। जब तक हमारे और लंग्स तक हैं तब तक एयर का प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन अलग अलग बॉडी पार्ट्स को दे दी जाएगी तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक फिनोमेना होता है। द लंग्स नीड एनर्जी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन विच डायफ्राम हेल्प। जो लंग्स क्या होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तभी तो क्या हो गया, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, जिसमें कौन हेल्प करता है, हमारा डायफ्राम हेल्प करता है। और जो नॉर्मल ब्रीथ होती है पर मिनट अगर देखी जाए तो वो 16 से 20 हो सकती है और 24 तक भी ये नॉर्मल मानी जाती है, जो किस पर डिपेंड करती है, हमारी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के बीच में एक वे होता है जिसमें हम क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं और बाद में सभी जो ऑर्गन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और इसमें जो एक मेन एम होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो होता है हमारे डायफ्राम का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एक्सपायरेशन क्या होगा। अब एक्सपायरेट करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि हमने जो ऑक्सीजन थी वो सभी बॉडी पार्ट्स को दे दी। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि उन्हीं बॉडी पार्ट्स को जहाँ से हमने ऑक्सीजन दी है उन्हीं बॉडी पार्ट से हमें CO2 को रिसीव करना है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर। तो अब हम पढ़ेंगे इन दिस प्रोसेस अवर इंट्राकोस्टल स्पेस जो होता है, इंट्राकोस्टल जो मसल्स होती हैं यानी कि हमारे रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्राकोस्टल मसल्स, और डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या होता है, फूल जाते हैं। लंग्स फूलने की वजह से हमारे डायफ्राम पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। और उसकी वजह से क्या हो जाती है, जितनी भी वो CO2 है वो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ आती है। द प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम आर कॉन्ट्रैक्ट एंड लंग्स रिमूव द एयर इन विद द फॉर्म ऑफ CO2 इन द इन्वायरमेंट। और वो क्या करता है, CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। दिस प्रोसेस इज ओकर व्हेन आवर लंग्स प्रेशर इज बिकम मोर देन द इन्वायरमेंट। अब CO2 की वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा थी तो वो क्या करेगा, इसमें इन्वायरमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, 0.03% होती है। लेकिन जब हम अलग अलग ऑर्गन से CO2 को कलेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे CO2 का जो प्रेशर है वो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। अब ये क्या प्रेशर होगा, लो ऑफ एयर प्रेशर इज फ्लो हायर कॉन्ट्रैक्शन टू लोअर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होगा, अब CO2 का जो प्रेशर है हमारी बॉडी के अंदर वो ज़्यादा होगा, जब वो बाहर निकाल दी जाएगी तब उसी का प्रेशर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। बस मेन दोनों में होता हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, लेकिन जो डिफरेंस आता है वो किस चीज़ का आता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आता है। इंस्पायरेशन में जो हाइयर कॉन्ट्रैक्शन टू लोअर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके साथ होता है, O2 गैस के साथ होता है। बट यहाँ जो एक्सपायरेशन के अंदर कंसंट्रेशन होती है वो किसके साथ होती है, CO2 के साथ होती है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन हैज़ नो नीड ऑफ मोर एनर्जी। जैसे कि इंस्पायरेशन में हमें कोई चीज़ रिसीव करनी होती है तो हमें उसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है एनर्जी के लिए, लेकिन जब कोई चीज़ निकालनी होती है तो हम झट से बाहर निकाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंस्पायरेशन के अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है CO2 इज रिलीज्ड बाय द लंग्स थ्रू द ब्रोंकाई। अब लंग्स के अंदर क्या करता है, जो CO2 रिलीज की जाती है वो सबसे पहले अल्वुलाई के पास जाएगी, फिर ब्रोंक्यूलस के पास जाती है, देन ये किसके पास जाती है, ब्रोंकाई के पास। ब्रोंकाई से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से जाते हैं ये नाक से या मुंह के थ्रू क्या हो जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपायरेट हो जाती है। देन आता है कि एक्सपायरेशन प्रोसेस इज ओकर 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन ए एडल्ट हेल्दी पर्सन। जो एक्सपायरेशन रेट होता है कंप्लीट क्या होता है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन ए हेल्दी पर्सन। इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज बट डिपेंड ऑन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट और द नॉर्मल डायग्नोस्टिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंटरनल रेस्पिरेशन। जो मेन जो फिजियोलॉजी आती है वो हम दिखा देते हैं आपको, इस तरीके से करनी होती है। एरो का जो निशान होता है इस तरीके से आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी करनी होती है। इस तरीके से हम नॉर्मल फिजियोलॉजी को दिखाते हैं। तो ये एक तरीका होता है किसी भी फिजियोलॉजी को लिखने का और समझने का। तो हम अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके कि क्या होता है। इंटरनल के अंदर क्या होता है, दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे
ऑर्गन से लेकर सिर्फ एल्वियोलाई तक जाए, लेकिन एल्वियोलाई से शुरू होकर वो ब्लड, फिर ब्लड से, फिर वो शेल से, फिर टिश्यू के पास जो एक्सचेंज होता है, जो रेस्पिरेशन, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो लंग्स और चेस्ट यानी कि जो भी चेस्ट टिश्यू होते हैं उनके बीच में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी गैस एक्सचेंज की जाती है, और एक्सचेंज करने से एक गैस अंदर ली जाती है या फिर बॉडी टिश्यू को दी जाती है, और फिर दूसरी ही गैस बॉडी टिश्यू से वापस ली जाती है एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। द मेन फंक्शन ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन रिमूव द गैस। इसका मेन एम क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर गैसेज है उसको रिमूव करना। बहुत टाइप्स की इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो इसके अंदर क्या करती हैं, अपने पार्ट्स लेती हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी वेन है, या फिर उनकी कैपिलरीज हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट आता है जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, स्टार्ट आफ्टर द एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल हो जाएगा तभी क्या शुरुआत होती है, हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन की होती है, इन विच ब्लड इज बिकम ऑक्सीजनेटेड बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो पल्मोनरी वर्ड है वो किसका सेकंड नेम होता है, अनदर नेम होता है, हमारे लंग्स का होता है। लंग्स जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, सर्कुलेशन के थ्रू ही करेंगे, और उसमें जो इंटरनल शुरू होता है उसमें हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। एक्सटर्नल में क्या आते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाक के थ्रू जाएगी, नाक के थ्रू से फिर फेरेंक्स के पास, देन लैरिंक्स के पास, फिर हमारी ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस, और फिर एल्वियोलाई तक। बस यहाँ तक जो एक प्रोसेस होती है इंस्पायरेशन करने की वो होती है हमारी एक्सटर्नल। फिर क्या होती है, एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर या फिर ब्लड के थ्रू टिश्यूज और सेल के अंदर जो हम ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल। तो इसमें क्या होगा, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, देन ब्लड गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिडल। अब ये शुरू हो जाता है हमारा जो हाफ एक सिस्टमैटिक ब्लड सर्कुलेशन है, जो कार्डियो का फिजियोलॉजी है वो शुरू हो जाती है सबसे। अब ये लंग्स हैं, लंग्स से हमारा जो ब्लड आता है वो किसके पास आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो क्या करते हैं, मिट्रल वाल के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, मिट्रल वाल के थ्रू ये हमारा डायरेक्ट किससे हो जाता है, एरोटा को पार करते हुए पूरी बॉडी पार्ट्स के पास चला जाता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट द लंग्स थ्रू द आर्टरी। यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट पूरी बॉडी के अंदर यानी कि सभी ऑर्गन्स के पास क्या करता है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है, सिवाय लंग्स के, क्योंकि लंग्स ही क्या करता है, उस चीज़ को प्योरीफाई करता है, और वो खुद के पास भी ऑक्सीजन को रखता है। When blood is go into the tissues of our body, that time has no more amount of O2 than the tissue and cell pressure। जब भी वो ब्लड क्या करते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज के पास जाते हैं, तो उसके पास कोई मोर अमाउंट नहीं होती प्रेशर की देन द टिश्यूज एंड शेल प्रेशर, क्योंकि वो क्या कर देता है उस टाइम पे जितनी भी उसके पास O2 होती है, O2 की सैचुरेशन जितनी भी होती है, वो O2 की सैचुरेशन क्या कर देता है, वो बांट देता है, जिसकी वजह से उसके पास क्या होता है, इस चीज़ का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। इन दिस प्रोसेस ब्लड गिव, जिसमें क्या होता है, ब्लड O2 तो दे देता है, और जिसकी वजह से अब O2 हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास तो उस चीज़ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और CO2 अगर हम ले रहे हैं तो CO2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। और O2 ऑफ ब्लड लेवल एंटर इन द टिश्यू देन CO2 लेवल ऑफ टिश्यू एंटर इन द। जब हम क्या करते हैं, ब्लड क्या करता है, उन टिश्यूज को O2 दे देता है और वहाँ से क्या ले लेता है, CO2 को ले लेता है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द शेल ऑफ अवर बॉडी गो टू बैक अगेन इनटू द अर्थ। और इस तरीके से क्या होता है, फिर वो हर बार इसी तरीके की प्रोसेस शुरू होती है। फिर वो क्या करता है, जब उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया फिर वो क्या करता है, दोबारा से लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास जाके दोबारा से वो हार्ट को दे देता है, ताकि वो फिर से पूरी बॉडी को उस चीज़ की सप्लाई करें। दिस प्रोसेस इज ऑकर 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट हेल्दी पर्सन। ये प्रोसेस क्या होती है, 70 से 80 टाइम्स पर मिनट होती है। अगर एवरेज की बात की जाए तो सिर्फ क्या होता है, 72 ही आता है, और नॉर्मल ये लगा लिया जाता है। इट में भी इंक्रीज और डिक्रीज, ये क्या करता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जितने भी ऑर्गन उनकी स्टडी की है, उनके बारे में एक छोटा सा व्यू इन शॉर्ट में किया है, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन की और फिजियोलॉजी की है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो पर्सनल मैसेज करके पूछ सकता है।